हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझने वाले हैं। हमारे पास एक सब्जेक्ट है बीकॉम में कॉस्ट अकाउंटिंग, और आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है। और जो हमें न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ना है कॉस्ट शीट, उसका थोड़ा बहुत बेसिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है, तो एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और चौथे नंबर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली जो ज्यादातर आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो ये चार तरीके की पढ़ेंगे। डन। ये चार तरीके की अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे। जो क्लास 11th में, क्लास 12th में और बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया जाता है ट्रांजैक्शन क्या होती है, फिर उससे जनरल एंट्री बनाना, उससे लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बनाना, और देन उसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना सीखते हैं। किस बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना सीखते हैं, अगर आप ये मुझसे पूछेंगे तो फिर इसका रिप्लाई मैं आपको ये दूंगा कि हम ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है जिन बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है, यानी हमने गुड्स को खरीदा और आगे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन लेकर बेच दिया, इस तरह के बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाना सीखते हैं। तो वहां पर हम जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जितनी भी प्रोडक्शन कंपनी होती है या जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जहां पे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, देन गुड्स को मार्केट में बेचा जाता है, तो जहां पर भी प्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्यों बनाते हैं, ये जानने के लिए कि जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी ओवरऑल टोटल कॉस्ट कितनी है, और जितनी मैंने यूनिट प्रोड्यूस की है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स बनाती है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती है, जहां पर किसी ना किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, देन उस प्रोडक्ट को बाजार में बेचा जाता है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये बीकॉम थर्ड ईयर में या फिर अगर आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है कि मैनेजमेंट को बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन लेने होते हैं सो दैट कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा किया जा सके। तो ऐसे में मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना बेस्ट रहेगा, कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदना बेस्ट रहेगा, जो हम गुड्स प्रोड्यूस करें उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करें कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आए। इसके अलावा हमें प्रोडक्ट को कहाँ पर किस मार्केट में बेचना चाहिए, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजें आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग पढ़ते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाए सो दैट कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसके बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट
डन। तो मैं अकाउंटिंग हटाकर इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या सीखते हैं, ये सब्जेक्ट भी बीकॉम थर्ड ईयर में कुछ जगह पे एमकॉम में आता है, और अगर आप एमबीए करेंगे तो ये डेफिनेटली सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, हमको वहां पर डिफरेंट डिसीजन लेने होते हैं कि अगर हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमें अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फंड्स के लिए पैसा कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कर इश्यू करके करें, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करके पैसा इकट्ठा करें, या मार्केट में डिबेंचर्स को इश्यू करके पैसा इकट्ठा करें, या बैंक से लोन ले लें, या पब्लिक से डिपॉजिट ले लें, कौन सा वे चूज करें कि हम लो कॉस्ट पे पैसा बोरो कर पाए। इसके अलावा बाद में हम पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमारा मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट करते हैं कि कहाँ से पैसा बोरो करना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट कि फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। डन। तो ये चार तरह का अकाउंटिंग होता है जो आपको ज्यादातर पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक नया सब्जेक्ट आया है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज होती हैं, हम उसके बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना सीखते हैं जो किसी न किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है। इस सब्जेक्ट में जो बिजनेस एंटिटीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है या किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बाजार में बेचते हैं, उनके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसकी डेफिनेशन से समझाता हूं मैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। यहां पर बेसिकली हम खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं। किसका रिकॉर्ड रखते हैं, खर्चों का। बेटा जी प्रॉफिट को कमाने के दो तरीके, प्रॉफिट को कमाने के दो तरीके। सपोज करिए बेटा जी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूं। क्या हूं, एक मैं पेन मैन्युफैक्चरर हूं, और मेरा एक जो पेन है बेटा जी उसकी जो कॉस्ट आती है वो 4 रुपए की आती है। यानी जो मैं पेन को प्रोड्यूस करता हूँ बेटा जी, वो पेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4 रुपए आती है। अब बेटा जी मेरा मेन मोटिव है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो बेटा जी मैं पैसे ज्यादा दो तरीके से कमा सकता हूँ। पहला, इंक्रीज बाई सेलिंग प्राइस। मैं अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाजार में 6 रुपए का बेचूं तो बेटा जी 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर 7 का बेचूंगा तो बेटा जी 3 रुपए का प्रॉफिट का होगा। 8 का बेचूंगा तो बेटा जी 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। 9 का बेचूंगा तो बेटा जी मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर मुझे अपने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाना है तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ाता चला जाऊं, और प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ाता जाऊंगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। दूसरा तरीका होता है बेटा जी, मैं अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करता चला जाऊं, यानी जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम कर दूं। जो प्रोडक्ट 4 रुपए का बन रहा है और सपोज करिए मैं उसको बाजार में 6 रुपए का बेच रहा हूँ, कितने का बेच रहा हूँ, 6 का बेच रहा हूँ। अब मैं सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने कुछ इस तरीके का रॉ मटेरियल यूज किया जिससे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 रुपए आने लगी है। तो बेटा जी अब मैंने जो प्रोडक्शन कॉस्ट 4 रुपए आ रही थी उसको समहाउ इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की, इस तरह का मटेरियल यूज किया कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 3 रुपए आने लगी है। तो ऐसे में बेटा जी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके हैं, पहला कि इंक्रीज द सेलिंग प्राइस एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट, दूसरा रिड्यूस योर कॉस्ट एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट। तो बेटा जी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बेसिकली खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, और हम अपने खर्चों को रिकॉर्ड इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि हम अपने खर्चों को आसानी से कंट्रोल कर पाए और लेटर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। तो प्रॉफिट को कमाने का एक तरीका और ये भी है कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते जाएं सो दैट कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए। डन। तो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम खर्चों का रिकॉर्ड करते हैं, विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड, विच बिगन्स with the recording of expenditure incurred in production of a product or service। तो यहां पर बेटा जी याद रखिएगा कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है हम उसमें खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, और खर्चों का हम रिकॉर्ड उन खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने में हुए। एंड on the basis of which total cost of the product and per unit cost of the product is ascertained। हम खर्चों का रिकॉर्ड क्यों रखते हैं, सो दैट कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को आसानी से फाइंड आउट किया जा सके। तो अब आपको मैंने मेजरली समझाने की कोशिश की है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम
अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट यानी खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं। कौन से खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं? जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी सर्विस को डिलीवर्ड करने में जो पैसा हमारा खर्च हुआ है, हम ये रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? सो दैट कि प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को एसरटेन किया जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं और जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने नीचे लिखे हैं। टू एसर्टेन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले हम खर्चों को एसर्टेन यानी हमारे प्रोडक्ट पे जो खर्चे लग रहे हैं उनको एसर्टेन करते हैं कि कौन कौन सा खर्चा हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, और उसको एनालाइज करते हैं कि ये किस कैटेगरी से रिलेटेड खर्चा है, जो मैं आपको लेटर ऑन आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। इसके अलावा हम खर्चों को कंट्रोल करना सीखते हैं। जब हम खर्चों को रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम किस आइटम पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अगर हमें ये पता है कि हम किस हेड पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम आसानी से अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अननेसेसरी चीजों पे जहां पर भी हमारा पैसा खर्च कर रहा है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। जब हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होगी तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। इसके अलावा हम अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उसका पीरियोडिक स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं और उन यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट क्या आई है, ये पता कैसे चलेगा? ये एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाकर पता चलता है। डन। इसके अलावा हम मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसमें हमारी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है। मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है और फिर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे उसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट कि हम मार्केट में बैठे हुए अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट कर पाए। डन बेटा जी। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और दूसरा बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब आगे आते हैं बेटा जी। जो कॉस्ट होती है बेटा जी उसको बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी यहां पर बताने की कोशिश की है कि कॉस्ट तीन तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं बहुत जल्दी से, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए शॉर्ट में आपको समझाता हूं। बेटा जी सपोज करिए कि मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूं या मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं और एक शर्ट को बनाने में बेटा जी 2 मीटर कपड़ा लगता है। अगर एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है यानी एक शर्ट बनाने में अगर 100 रुपए का कपड़ा लगता है तो 2 शर्ट बनाने में कितना लगेगा सर? 200 रुपए का। 3 शर्ट बनाने में बेटा 300 रुपए का। 4 शर्ट बनाने में सर 400 का। तो बेटा जी जो खर्चे पर यूनिट लगते हैं यानी जो खर्चा एक यूनिट को बनाने में लग रहा है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की खास बात होती है वो पर यूनिट लगता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक पेन को बनाने में 3 रुपए का प्लास्टिक लगता है तो 2 पेन बनाने में 6 रुपए का, 3 पेन बनाने में 9 रुपए का, 4 पेन बनाने में 12 रुपए का। या यूं कह लीजिए मैं इसको बनाने की 1 रुपए मजदूरी देता हूं। अगर एक पेन बनाने की 1 रुपए मजदूरी देता हूं तो 2 पेन बनाने के सर 2 रुपए, 3 पेन बनाने की 3 रुपए। तो जो खर्चा पर यूनिट लगता है बेटा उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो बेटा जी पर यूनिट नहीं लगती। यानी फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है आप चाहे 1 यूनिट बनाए, चाहे 10 यूनिट बनाए, चाहे 10,000 यूनिट बनाए, चाहे 1 लाख यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। जैसे शॉप का रेंट है या फैक्ट्री का रेंट है, अगर वो 10,000 रुपए है तो बेटा वो 10,000 देना ही देना है, चाहे आपकी 1 यूनिट प्रोड्यूस हो, चाहे 10 यूनिट प्रोड्यूस हो या 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी अगर 15,000 रुपए है तो वो सैलरी जाएगी जाएगी, चाहे महीने में कितनी भी प्रोडक्शन क्यों ना हो। तो उसका यूनिट के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, उसकी सैलरी फिक्स है। तो फिक्स नेचर के खर्चे जिनका प्रोडक्शन की कॉस्ट से या प्रोडक्शन यूनिट के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता उनको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बेटा जी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो पार्टली फिक्स होते हैं, पार्टली वेरिएबल होते हैं। इसका एग्जांपल बेटा जी हमारे घर में ही छिपा हुआ है। हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें क्या खास बात होती है कि एक तो मिनिमम बिल तो आएगा ही आएगा। जैसे जितना आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी लोड है, जैसे मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी लोड 4 किलोवाट है तो 4 किलोवाट का मिनिमम रेंट 400 रुपए तो मुझे देना ही देना है। 1 किलोवाट का 100 रुपए, तो 4 किलोवाट का 400 रुपए तो मुझे देना ही देना है। प्लस मैंने अगर यूनिट कंज्यूम किए, जितनी यूनिट कंज्यूम किए उस पर पर यूनिट के हिसाब से बिल देना है। मान लो 1 यूनिट का बिल 6 रुपए
तो बेटा 100 यूनिट पे 600 रुपए वो और 400 रुपए मिनिमम रेंट, तो टोटल बिल हो गया 1000 रुपए। अगर मैंने 1000 यूनिट कंज्यूम किया तो बेटा जी 1000 इंटू 6, तो 6000 रुपए तो यूनिट का बिल हो गया और 400 रुपए मिनिमम रेंट हो गया। तो इसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, जिसमें पार्टली फिक्स होता है और पार्टली वेरिएबल होता है। तो कॉस्ट को बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। इसके अलावा बेटा जी कॉस्ट को और 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। कॉस्ट के जो है मेजरली 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, यानी कॉस्ट तीन चीजों के टोटल को बोलते हैं हम। यानी कॉस्ट इन 3 कंपोनेंट का टोटल होता है, मटेरियल, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस बेटा जी। यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, फॉर एग्जांपल बेटा जी अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं, कौन हूं मैं, एक शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं, तो शर्ट बनाने के लिए बेटा जी सबसे पहले मैं बाजार से क्या खरीदूंगा सर, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। फिर बेटा जी उसको बनाने के लिए मैं टेलर को क्या दूंगा सर, लेबर देंगे। इसके अलावा बेटा जी उसको बनाने के लिए मुझे उस पर और पैसा खर्च करना पड़ेगा, जैसे उसमें बटन लगवाने हैं, कुछ डिजाइन करवाना है शर्ट के ऊपर, तो उसका डिजाइनिंग का खर्चा देना पड़ेगा। फिर शर्ट प्रोड्यूस कहाँ होगी बेटा जी, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा कुछ ऑफिस के भी एक्सपेंस होंगे। फिर शर्ट को बेचने के लिए जो बाजार में मैंने स्टाफ रखा हुआ है, अपना सेल्स डिपार्टमेंट रखा हुआ है, उसकी सैलरी होगी। तो बेटा जी यहां पर क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो है मेन 3 कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक होती है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है एक्सपेंस। या इसे हम कॉस्ट थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, या 3 मेजर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं। तो किसी भी कॉस्ट के 3 मेजर एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल यानी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल आपका यूज हुआ है, उसको बनाने की जो आपने वेजेस पे की है वो, इसके अलावा उसको बनाने में जो फर्दर पैसे खर्च हुए उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। तो यहां पर बेटा जी मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप समझने की कोशिश करिए, अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं तो उसको बनाने में जो भी मेरा रॉ मटेरियल लगा है वो पहला मेजर कंपोनेंट होता है। उसको बनाने का जो मैंने स्टिचिंग का खर्चा दिया है वो उसका सेकंड मेन कंपोनेंट होता है, लेबर। और इसको बनाने में जो फर्दर मेरा ऊपर से पैसा खर्च हुआ है वो उसका तीसरा मेजर कंपोनेंट होता है। तो जो कॉस्ट है बेटा जी याद रखिएगा, वो इन 3 मेजर कंपोनेंट का सम होती है, रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इन तीनों चीजों के सम को ही बेटा जी हम कॉस्ट बोलते हैं। डन। आइएगा मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर बेटा जी जो मटेरियल हमारा लगता है, ये सब एलिमेंट है। आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होंगे। जैसे कॉस्ट होती है वो इन सब चीजों के टोटल को बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड। यानी ओवरहेड का मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने के बाद ऊपर से हमारे खर्चे हुए, लाइक फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर बेटा जी जो हमारे 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं कॉस्ट के, वो कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे होता है मटेरियल। मटेरियल बेटा जी 2 तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं और शर्ट के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बेटा जी शर्ट बनाने में जो मेरा मटेरियल यूज हुआ है, जितना कपड़ा मेरा शर्ट को बनाने में लगा है, उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल। और बेटा जी जो मटेरियल मेरा शर्ट को बनाने के अलावा कहीं और इधर उधर यूज हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास क्या होता है, कुछ कस्टमर्स आते हैं शर्ट का ऑर्डर लेकर, तो मैंने ऑफिस में क्या है, कुछ कपड़े की कटिंग करके रखी हुई है कि जो कस्टमर आते हैं उनको दिखाने के लिए कि साहब मैं इस मटेरियल में आपको शर्ट बना कर दूंगा, इस फैब्रिक में आप शर्ट बनवा सकते हैं, इस कलर में बनवा सकते हैं। इसके अलावा मैं लीनन में शर्ट बनाता हूँ, कॉटन में शर्ट बनाता हूँ, इसके अलावा पॉलिस्टर में शर्ट बनाता हूं। तो जो भी मैं क्या है, अब मैं उन्हें हर कस्टमर को तो फैक्ट्री के अंदर ले जाकर दिखाऊंगा नहीं कि मैं क्या क्या चीज प्रोड्यूस करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, हर कपड़े का सैंपल क्या है अपने ऑफिस में रखूंगा, सो दैट कि कस्टमर को वहीं पर दिखाया जा सके। तो जो कपड़ा मैंने कस्टमर्स को दिखाने के लिए रखा है, या कभी कभी बाहर से कोटेशन आता है कि साहब बताइए, हमको ऑर्डर बताइए कि अगर हम आपको 1000 शर्ट का ऑर्डर दें तो आप कौन से तरह का मटेरियल लगाएंगे, जरा आप सैंपल के तौर पर हमें वो मटेरियल भेजिए। तो वहां पर क्या है, कस्टमर को सैंपल भेजना पड़ता है। तो जो मटेरियल बेटा जी हमारा सैंपल कस्टमर को भेजने में चला जाता है उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। यानी जो मटेरियल प्रोडक्शन के अलावा इधर उधर यूज हो जाता है उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और जो सीधा गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको बेटा जी हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डन बेटा जी। सॉरी यार, वो मोबाइल साइलेंट मोड पे नहीं था और वो बज गया।
तो बेटा फिर मैंने आपको समझाया कि अभी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दो तरह का मटेरियल होता है। आगे चलते हैं बेटा जी। इसी तरीके से लेबर भी बेटा दो तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। जैसे मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं, तो शर्ट की सिलाई के लिए जो मैंने टेलर को पैसा दिया बेटा जी, वो तो आ गया डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो जो लेबर है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा बेटा जी मैंने लेबर को, टेलर्स को देखने के लिए एक सुपरवाइजर रखा है कि वो प्रॉपर ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनको चाय पानी पिलाने के लिए एक पियोन रखा है, एक फैक्ट्री का मैनेजर रखा हुआ है, इसके अलावा एक फैक्ट्री का गार्ड रखा है, ऑफिस में एक अकाउंटेंट रखा है, माल को बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट है जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो उन सबको जो भी मैंने पेमेंट दिया बेटा जी, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। तो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है लेबर, उसको जो पेमेंट देते हैं उसको डायरेक्ट लेबर, और उसके अलावा बाकी स्टाफ को जो हम पेमेंट देते हैं उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। ऐसे ही बेटा जी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अगर मैंने ऐसा कोई भी खर्चा किया जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर हुआ है, जैसे बेटा मैंने अगर शर्ट बनवाई है तो शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन करवा दिया है, या शर्ट पे मैंने कोई लोगो प्रिंट करवा दिया अपना, तो उस पर जो पैसा खर्च हुआ है या उसकी डिजाइनिंग के लिए मैंने डिजाइनर को जो पैसा दिया उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा जी, जैसे फैक्ट्री का रेंट, ऑफिस का रेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे हैं उन सबको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बेटा जी हम ओवरहेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। यानी कि माल को बनाने के बाद जो ऊपर से हमारा खर्चा लगता है, बेटा माल तो क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीदा, उसकी स्टिचिंग का पैसा दिया लेबर, उसका एम्ब्रॉयडरी या डिजाइनिंग का पैसा खर्च दिया तो मेरी शर्ट बन गई। तो शर्ट को जो बनाने की कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और शर्ट बनने के बाद जो भी उसके ऊपर पैसा खर्च होता है उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड को बेटा जी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ओवरहेड बेसिकली तीन तरह के होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। बेटा जी गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो फैक्ट्री में होती है, तो ऐसे में फैक्ट्री का जो भी रेंट है, फैक्ट्री का जो लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फैक्ट्री में जो भी स्टाफ काम करता है, अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी स्टाफ काम करता है, उनको जो भी हमने पैसा दिया बेटा जी वो सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आएंगे। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस में बेटा जी ऑफिस में जो भी फर्नीचर रखा है उसका डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में जो मशीनें रखी हैं उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री एक्सपेंस में लगेगा। ऑफिस में जो फर्नीचर रखा है, या जो ऑफिस का लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जो ऑफिस में अकाउंटेंट है या जो ऑफिस में स्टाफ रखा है उनकी जो सैलरी पे करते हैं, या ऑफिस का जो रेंट होगा बेटा जी, वो सब ऑफिस एक्सपेंसेस दिखाएंगे। इसी तरीके से बेटा जी उस जो सेलिंग एक्सपेंस होता है, जो पैकिंग मटेरियल यूज होता है फिनिश गुड्स को पैक करने के लिए, इसके अलावा जो पैकिंग में स्टाफ इन्वॉल्व होता है उनको जो पैसा दिया है, जो सेल्समैन को कमीशन दिया है, जो एडवर्टाइजमेंट में मैंने पैसा खर्च किया है, जो गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा पैसा खर्च हुआ है, जो गुड्स को बेचने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है या प्रमोशन किया है, उससे रिलेटेड सारे खर्चों को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में शो करते हैं। अब यहां पर बेटा जी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सम को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है माल को बनाने की जो मेन कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सम को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जोड़ दूं, बेटा वर्क्स ओवरहेड बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस को। अगर खाली वर्क लिखा है तो इसका मतलब होता है काम करना, लेकिन वर्क्स लिखा है तो फैक्ट्री एक्सपेंस है। अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ दें तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम ऑफिस के एक्सपेंसेस जोड़ दें बेटा जी तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ दें, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ दें तो उसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो ये है बेटा जी टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट, कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दे तो प्राइम कॉस्ट आती है। इसके अलावा प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ दें तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है। इसके अलावा बेटा जी फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के एक्सपेंसेस जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। सेलिंग एक्सपेंस जोड़ दें तो बेटा जी टोटल कॉस्ट आती है। बेटा जी जब भी हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट की बेटा जी अपने आप में एक डेफिनेशन होती है। कॉस्ट शीट की डेफिनेशन क्या होती है, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो कॉस्ट शीट क्या है बेटा जी, कॉस्ट शीट इज ए सिस्टेमैटिक presentation presentation of cost incurred in production of a product, or cost incurred in delivering
delivering a service is called cost शीट। डन बेटा जी। ये मैंने आपको कॉस्ट शीट की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है कि कॉस्ट शीट क्या होती है। बेटा जी कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है। किस चीज का बेटा जी? कॉस्ट इनकर्ड का, यानी जो पैसा हमारा खर्च हुआ है। किस चीज में खर्च हुआ है बेटा जी? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी भी सर्विस को डिलीवर्ड करने में जो भी हमारा पैसा खर्च हुआ होता है, उन खर्चों के स्टेटमेंट को या उन खर्चों की सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन को ही हम कॉस्ट शीट कहते हैं। तो बेटा जी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट शीट क्या है। जब हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। यानी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट शीट। और ये इसकी डेफिनेशन है कि कॉस्ट शीट इज ए सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और कॉस्ट इंकर्ड इन डिलीवरिंग ए सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। डन। बेटा जी ये स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? इसके लिए बेटा जी आपको ये पता होना चाहिए, ये इसका फॉर्मेट है। यहां पर हम बेटा जी मैं आपको बता दूं कि स्टॉक तीन तरह का होता है। एक स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, एक स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, इसके अलावा एक स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का। तो तीन तरह का स्टॉक होता है। यहां पर मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किए। एक होता है बेटा जी रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, एक फिनिश गुड्स का। तीन तरह का स्टॉक होता है। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे पास एक कस्टमर का फोन आता है और वो कस्टमर फोन करके कहता है कि साहब मेरे को 300 शर्ट तैयार चाहिए। मैंने कहा साहब आपको मिल जाएंगी, बताइए क्या मैं एक कलर में बनवा दूं? तो उसने कहा नहीं भैया ऐसा करो, 100 शर्ट तो मुझे रेड कलर की में बना कर दे दो, 100 शर्ट मुझको रेड कलर में बना कर दे दो। मैंने कहा डन जी। उसके बाद उसने कहा 100 शर्ट मुझको ब्लू कलर में बनवा कर दे दो, ब्लू कलर में बनवा कर दे दो। उसके बाद उसने कहा कि मेरे को 100 शर्ट जो है ग्रीन कलर में बनवा कर दे दो, ग्रीन कलर में बनवा कर दे दो। मैंने कहा डन भैया जी, मिल जाएंगी, ब्लू कलर में भी मिल जाएंगी और रेड कलर में भी मिल जाएंगी और इसके अलावा ग्रीन कलर में भी मिल जाएंगी। तो मैंने कहा आप एक हफ्ते में माल ले लो मुझसे। उसका 3-4 दिन बाद मेरे पास फोन आता है पूछने के लिए कि मेरे काम का क्या हुआ। मैंने कहा जी भाई साहब ऐसा है, रेड शर्ट आपकी बन के तैयार है तो आप किसी को भेज के माल उठवा लो। तो बेटा जी जो माल बनकर तैयार हो गया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिनिश स्टॉक। क्या बोलेंगे? फिनिश्ड स्टॉक। डन। इसके अलावा उसने पूछा व्हाट अबाउट ब्लू। मैंने कहा भैया ऐसा है कपड़ा कट गया है और टेलर उसको सिल रहा है, तो ऐसे में उस पर काम चल रहा है अभी, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। यानी जिस प्रोडक्ट के ऊपर अभी कारीगर काम कर रहे हैं, जो बनकर अभी तैयार नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसने कहा व्हाट अबाउट ग्रीन। मैंने कहा अभी उस पर कुछ नहीं हुआ, कपड़ा ला के रखा है, अभी तो उस पर काम चालू ही नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? रॉ मटेरियल। तो स्टॉक तीन तरह का होता है, जो माल बनकर तैयार है उसको फिनिश स्टॉक, जो माल अभी अंडर प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस बनेंगे, और जो माल जिस पर अभी काम ही शुरू नहीं हुआ उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। तो बेटा जी जब हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस करते हैं उसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस करते हैं उसमें फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, यानी माल खरीदते समय जो हमने भाड़ा दिया है वो, सम करेंगे तो जो आता है उसको बोलते हैं टोटल। टोटल का मतलब होता है टोटल मटेरियल अवेलेबल। इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो चीज बचती है बेटा जी उसको बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। उसमें डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दें तो क्या आ जाएगी बेटा जी? प्राइम कॉस्ट। इसमें अगर हम फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ दें तो आती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और उसके बाद अगर उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ दें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटा दें तो क्या आएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद अगर इसमें हम ऑफिस एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़ दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करें तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। देन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। उसमें प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। तो बेटा जी अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट जाननी होती है तो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, यानी एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके बेसिस पे टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। उस स्टेटमेंट को ही कॉस्ट शीट कहते हैं। तो बेटा जी अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन में बेटा जी मैं आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में बेटा जी मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊं। तो बेटा जी अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।